हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो 16 नवंबर को आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन का आज बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें, तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। बाकी आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही मैंने आप लोगों को ब्लूप्रिंट का जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं ब्लूप्रिंट से रिगार्डिंग, तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है जो एग्जाम देकर लौटते हैं तो आप कितना परसेंट, आप जो चीज मैं बताता हूं इसका कितना परसेंट आपके पेपर में आने की संभावना बनती है वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। बाकी आप सभी को मुझे आशा है मेरे प्यारे कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे और समय बहुत कम है। बिल्कुल आप लोग कोई त्यौहार पर, कोई फेस्टिवल पर या कोई रिलेशनशिप में या आपका कोई भी दोस्त वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि ये समय आपके हाथों से फिर निकल जाएगी तो फिर दोबारा आपके जीवन में फिर लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना जो 3 महीना जो समय बचा हुआ ना एक बंद कमरे में बंद हो जाए और अधिक से अधिक अपने स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि यही स्टडी जो है ना आपका एक दिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ना आपका दोस्त आएगा, ना आपका रिलेशनशिप में आएगा, ना फेस्टिवल काम में आएगा, कुछ नहीं आएगा मेरे लाल। याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर कोई काम आने वाला है तो वो चीज है एजुकेशन, और इस एजुकेशन के लिए आप लोगों का रिजल्ट जो होगी ना वो जिंदगी भर रह जाएगा आपके हाथों पे। आपके बच्चा होगा वो पूछेंगे पापा आप इंटर में कितना मार्क्स लाए हैं, या मम्मी आप कितना मार्क्स लाए हैं, तो आपसे पूछेंगे ना, उस समय शर्मिंदा ना महसूस हो, क्योंकि वो पूरा परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 महीना जमकर तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं ना, जो मैं आपको बताने वाला हूं ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही तरह का आज हम लोग क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके आप लोग ध्यान से देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछेगी। मैं 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और 2 सब्जेक्टिव ने 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर पांचों में से आपको 3-4 क्वेश्चन छप जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। देखिए आपको ना क्या हो जाता है कि आप तो क्वेश्चन देख लिए, आंसर भी देख लिया, आप क्या किए ना वीडियो को स्किप कर दिए। नहीं मेरे प्यारे, समझिए आप पूरा रट्टा लगाएंगे ना कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। सबसे बेटर होता है ना कि कोई भी चीज को समझकर अगर लिखते हैं तो मजा कुछ और ही आता है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बोल चुका हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा लगाना नहीं है। आप क्लास 12 में रट्टा लगा लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में रट्टा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहां एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 5 से 6 पेज में आपको लिखना होगा। अब बताएं वहां कितना रट्टा लगाएंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो कौन से टॉपिक से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको अंदर में जहन में आपको छप जाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन देखिए सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे, समझिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस जो करने वाले थे वो हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या देखेंगे, पहला देखिएगा कि अमझर से आप क्या समझते हैं। ये अमझर का स्टोरी अगर आपको पता है तो आप इजीली से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टोरी पता होना माइंड में बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले पूछा कि अमझर से आप क्या समझते हैं। मैं थोड़ा सा आपका ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। अमझर एक ऐसा गांव है जहाँ पे कुछ सभ्यता आ गई थी, जिस कारण से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आम जो है ना, आमों का पेड़ काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पे। लेकिन एक ऐसी सभ्यता आई थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बैठाया जाएगा जिस कारण से आमों के पेड़ को काटा जाएगा। अब जैसे लोगों ने सुना तो लोग क्या किया, अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरे जगह जाकर बसने लगे। तो एक दिन ऐसा समय आया जब आम की सीजन आया, आम का ऋतु आया पकड़ने का, उस समय वो आम ही नहीं पकड़ रहे, क्योंकि पेड़ को भी पता चल गया कि मैं कुछ दिन बाद यहाँ से नहीं बचने वाला हूँ। तो इस तरह से ये स्टोरी है। ठीक है, अमझर सब क्या समझते हैं, अमझर के गांव में सुनापन क्यों है। ये क्वेश्चन ना 2000 फाइनल में आपके पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। अमझर से अभिप्राय है आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव जहां आम झड़ते हैं। यानी आमझर का मतलब होता है आम जो जहां पे दिन रात झड़ते रहते हैं। आम तो फल रहे लेकिन झड़ते हैं, तो उसको इसीलिए इसका नाम दिया गया आमझर। ठीक है, जहां पिछले 2-3 वर्षों से सुनापन है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैं बताने वाला हूं इसका कारण सरकारी घोषणा है। इसका क्या कारण है? सरकारी घोषणा है। सरकार ने घोषणा की थी, सरकार ने एक घोषणा किया था कि यहां अमरेली प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अमरोली प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव, कौन से गांव, नवा गांव के अनेक गांव आएंगे जिन्हें उजाड़ दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ के पेड़ सूखने लगे। आप बताइए वहां के पेड़ों को अगर जमीन वगैरह सब कुछ को वातावरण को अनुकूलित कर दिया जाए तो क्या वहां पर पेड़ पौधे सूख रहे, मतलब पेड़ पौधा जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, वो सूख जाएंगे।
वे भी लोग की तरह मुक्त सत्याग्रह कर रहे थे। वो भी सोच रहे थे कि जब वो लोग हमें यहाँ से चले जाएंगे, जब आम खाने वाला ही व्यक्ति नहीं रहेगा तो मैं आम फल कर क्या करूँगा। कौन कह रहे थे? पेड़ कह रहे थे। थोड़ा सा फिर से मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आमझर से अभिप्राय है आमों के पेड़ों से घिरा हुआ गाँव जहाँ आम झरते हैं, जहाँ पिछले 2-3 वर्षों से सुनापन है। इसका कारण सरकारी घोषणा है। सरकार ने घोषणा की थी कि यहाँ अमरोली प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवागांव के अनेक गांव आएंगे जिन्हें गुजार दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ के पेड़ सूखने लगे, वे भी लोगों की तरह मुक्त सत्याग्रह कर रहे थे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छी तरह से 1-2 बार आप जब देख लेंगे ना तो आपको रट्टा लगाने की कभी भी आवश्यकता नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थियों किन्हें कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में पूछने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी वे लोग हैं जो विशेष प्रोजेक्ट के तहत अपने आश्रय से उजाड़ दिए गए हैं। सिंगरौली गांव में लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। सिंगरौली जो गांव, वहां से लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। औद्योगिकरण की तेज आंधी ने उन्हें अपने घर जमीन से सदा के लिए उखाड़ दिया है। एक ऐसी आंधी आई, ऐसा औद्योगिक, अब आंधी नहीं, ना कोई बरसात आया, ना कोई बाढ़ आया, कुछ नहीं आया, बस औद्योगिकरण आया, मतलब फैक्ट्री बसाना होगा। और आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई भी फैक्ट्री को हम लोग बसाते हैं तो उसके लिए ना जंगलों को साफ करना पड़ता है। जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे फैक्ट्री हम लोग लगा नहीं सकते। अगर हम लोग वहाँ पे लगाना चाहेंगे तो वहाँ के पेड़ को साफ करना होगा। रियलिटी में यही हुआ था। कहाँ पे? अमरोली के गाँव में, सिंगरौली के गाँव में। ठीक है, आशा करते समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है? जो यूरोप है वहाँ के वातावरण के बारे में बताना, या तो पर्यावरण के बारे में, और भारत के पर्यावरण में क्या संबंध है इसके विषय में आपको चिंता बताना है। ठीक है, भारत और यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ का प्रश्न अलग होगा, हमारे देश के प्रश्न अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का नियम, वहाँ का लॉ सब कुछ अलग हो गया हमारे देश से। ठीक है, यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मानव तथा प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का है। यूरोप जो है एक कंट्री है, याद रखिएगा, कॉन्टिनेंट है। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न ये है कि मानव तथा प्राकृतिक दोनों क्या बैलेंस बनाकर रखते, संतुलन बनाकर रखते। वहां पर कोई भी पर्यावरण से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता है। वहां भौतिकवाद प्रमुख है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पुराना संबंध बनाए रखने का होता है। यहाँ प्रकृति को मानव के संस्कारों से जोड़ा जाता है। यहाँ प्रकृति को मानव के संस्कारों से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसी चैप्टर से रिलेटेड कि आपके पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, एक एक बात को ध्यान से आपको देखना है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, धान की रोपाई कौन सा महीना में होता है? तो बताएंगे धान की रोपाई जुलाई के अंत महीना में की जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन भी दिए जाते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेखक कहाँ गया हुआ था? लेखक सिंगरौली के एक क्षेत्र नवागांव गया था। कहाँ गया था लेखक? तो नवागांव गया था। मनुष्य के विस्थापन के विपक्ष में पेड़ भी एक साथ मिलकर मौन सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? लेखक ने नवागांव के, इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा, लेखक ने इस अनुच्छेद में किस गांव का जिक्र किया था? तो किस गांव के जिक्र किए थे? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, अमरोली, आपका नवा गांव जो है सिंगरौली में, जो नवा गांव है इसके बारे में जिक्र किया था। लेखक को किस बात का अनुभव सिंगरौली में हुआ था? लेखक ने नवागांव के निकट अमझर नामक गांव का जिक्र किया था। इसका आंसर यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको इजीली से दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ना आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। जैसे आपसे पूछा गया नवागांव क्षेत्र की आबादी कितनी थी? लगभग 50,000 से ऊपर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अगर आपसे अगला ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पानी में क्या डूबे हुए थे? धान के खेत, इस स्टोरी में पानी में क्या डूबे हुए थे? तो आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर, याद रखिए क्या होगी? तो धान के खेत। गांव के अंदर जाने पर लेखक ने क्या देखा? लेखक ने उन औरतों को देखा जो एक लाइन में झुकी हुई धान की खेती को पौधों में बो रोप रही थी। यानी धान की खेती में जब एक लाइन से जब रोपते हैं, कितना खूबसूरत नजारा होता है, कितना मजा लगता है देखने में, कि लगता है कि हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य एक अवस्था है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, औरत ने सिर पर क्या पहना हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चटाई की कुश्तीनुमा। चटाई की जो कुश्तीनुमा ना, पानी बरसती है, जिस कारण से वो सर को भीगने से बचाने के लिए वो पहनती है। उसके बाद तो लेखक ने उन गाँव वाले को क्या कहा? उन्होंने कहा मटियारा हो जाने का अर्थ सब कुछ। देखिए यहाँ पे लिखा है मटियामेट हो जाना का मतलब क्या होता है? मटियामेट हो जाने का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट, भ्रष्ट हो जाना। ठीक है,
आगे देखते हैं कि आगे देखिए और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। जहां कोई वापसी नहीं, ये जो स्टोरी का नाम है जहां कोई वापसी नहीं, ठीक है। तो इसका पूछा गया विद्या में क्या है, तो बताएंगे सर क्या होगी, यात्रा वृतांत। कौन था स्टोरी में जो लेखक है वो यात्रा के बारे में बताते हैं, यात्रा वृतांत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे, जहां कोई वापसी नहीं, पाठ की मूल्य संवेदना क्या है। तो पाठ की मूल्य संवेदना है विस्थापन की समस्या। क्या हो जाएगी, विस्थापन की समस्या। ऐसा विस्थापन क्यों आया, क्योंकि सरकार की तरफ से घोषणा क्या था कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगेगी जिस कारण से सभी लोगों को बस्तियां छोड़कर नवा गांव के बहुत सारे गांव को उजाड़ने के लिए सरकार ने आदेश दिया था, जिस कारण से वो अपने घर द्वार को छोड़कर चले जा रहे थे। चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, लेखक निर्मल वर्मा किस संस्था की तरफ से सिंगरौली गए थे, तो बताएंगे सर दिल्ली के लोकयान संस्था की तरफ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाएगा, भारत की सांस्कृतिक विरासत किस कारण जीवित है, तो बताएंगे सर मनुष्य और प्राकृतिक के रिश्ते के कारण, मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। लेखक निर्मल वर्मा के अनुसार स्वतंत्र भारत की दुख क्या है, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा दुख क्या है, यहाँ पे आपसे ये पूछे गए। तो बताएंगे सर औद्योगिकरण में प्रकृति मनुष्य संस्कृति के संतुलन को ध्यान में ना रखना। यानी भारत में क्या होता है ना कि फैक्ट्री तो बसा रहे, वो ना तो कभी पर्यावरण को चिंता किया है, ना कभी पेड़ पौधे को जब कटाई होती है उस समय कोई चिंता किया है। बस सरकार को पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दिन ऐसा समय आएगा जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी और लोग इंसान जो है तड़प तड़प कर मर जाएंगे। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा जब घट जाएगी तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए पेड़ पौधे की कटाई को बहुत ही एक सरकार द्वारा एक योजना बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ पौधे काटते हैं तो उसको मनुष्य की मर्डर केस जिस तरह से होती है ना उस तरह से उसके ऊपर केस किया जाएगा। अगर उस पेड़ ने अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं कर रही है तो आप नहीं काट सकते, ऐसा कोई लॉ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेखक ने जहां कोई वापसी नहीं इस पाठ में किस स्थान की समस्या को उजागर किया था, मैंने अभी बताया था सिंगरौली क्षेत्र के अमझर गांव का, सिंगरौली क्षेत्र के अमझर गांव के बारे में बताया था लेखक ने। अगला प्रश्न है कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक का नाम क्या था, तो बताएंगे सर निर्मल वर्मा। पाठ का लेखक जो है निर्मल वर्मा ने, जहां कोई वापसी नहीं इसका नाम क्या है निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से अमझर क्या है, अब मैंने जस्ट बताया अमझर गांव का एक नाम था, मैंने अभी जस्ट बताया ना। अगर अमझर का अर्थ पूछा जाएगा कि अमझर का अर्थ क्या होता है, तो ऐसा जगह जहां पे आमों के पेड़ फले हुए होते हैं और आम झड़ते रहते हैं, याद रखिए उसको हम लोग बोलते हैं आमझर। लेकिन आमझर क्या है, तो गांव का एक नाम है। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाएगा अमझर का क्या अर्थ है, तो अमझर का अर्थ होता है आमों का झरना। मैंने अभी जस्ट बताया कि अर्थ और क्या है दोनों में अंतर है, तो आपको आमों का झरना याद रखना होगा अमझर में, ठीक है। आशा करते हैं कि मेरे लाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं एक बार जरूर कि सर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है ना तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, है ना। अगर आप लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो कितना मजा होगा। आप सिर्फ और सिर्फ आप ही अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना अपने फ्रेंड को। तो आप लोग एक साथ आगे बढ़िए, हमारा यही मकसद है कि झारखंड का गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेखक को पेड़ों में मूक सत्याग्रह का अनुभव कहां से हुआ, तो बताएंगे सर सिंगरौली के गांव से। कहां से, सिंगरौली के गांव, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, तो प्ले स्टोर को ओपन करें और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी। अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड है तो आप इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। A to Z कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। इसका खासियत यह है कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर समझाया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको थ्योरी लेक्चर बताया गया है, थ्योरी पीडीएफ दिया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पीडीएफ दिया गया, ऑब्जेक्टिव बताया गया है। सब्जेक्टिव में 3 तरह का क्वेश्चन बताया गया था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर इसका भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आपको मॉडल पेपर प्रीवियस क्वेश्चन को भी सोल्यूशन करवाया जा रहा है वहाँ पे। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो बनती है ना मेरे यारे, याद रखिएगा सेलेक्टेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है सेलेक्टेड क्वेश्चन। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एक जो एग्जाम आप लोग देने जाएंगे तो वहां पे आप लोगों का 2 टर्म में एग्जाम होगी। कितना टर्म है सर, टर्म 1 और प्लस टर्म 2, 2 टर्म में होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोगों का टर्म 1 में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगी और पूरा का पूरा यहाँ पे सब्जेक्टिव होगी, ठीक है। तो आप बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं तो उन लोगों का एक सेट में कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप लोगों का
एक सब्जेक्ट में आप लोगों का 5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, याद रखिएगा 5 सेलेक्टेड सेट, जिसमें आप लोगों को टर्म 1 में आप लोगों को 5 सेट है और टर्म 2 में आप लोगों को 5 सेट है। मैं आशा करता हूं कि अगर इन पांचों सेट को अगर बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग कर लेते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि 90% इजीली से मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जब आप सिलेबस को कंप्लीट करके यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा हम कितना पढ़ाई कर चुके हैं और कितना मेरा पढ़ाई अभी बाकी है। जब कोई भी व्यक्ति अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, बस इन सेट को ना आप लोगों को कर लेना है। जो मैं 5-5 सेट आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं, इन पांचों सेट को आप लोगों को आंखें बंद करके कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था ब्लूप्रिंट एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग ब्लूप्रिंट जो एग्जाम होगी। अब अगला मतलब प्रश्न आता है मेरे याद रखिएगा, हम लोग आते हैं जो अगला टॉपिक है ना आप लोगों का, गांधी, नेहरू और यासर अराफात। इसका राइटर कौन है तो देख लेते हैं मेरे लाल, याद रखिएगा इसका राइटर है विशम साहनी। इसमें उन्होंने बताया, स्टोरी के माध्यम से हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे ले चलता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा कि लेखक के भाई का नाम क्या था? बलराज। क्या नाम था? बलराज नाम था, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बलराज किस पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य करते थे? नई तालीम। कौन सा? नई तालीम। कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक का फासला किसके द्वारा तय करना पड़ा था? तो बताएंगे तांगे और इक्का द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि लेखक सेवाग्राम किसके पास गया था? अपने भाई बलराज के पास, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आएगा फाइनल में भी, आप लोगों को थोड़ा सा भी डरने की आवश्यकता नहीं है, खास करके जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लेखक अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कच्ची सड़क पर किसकी राह देखने लगा था? तो गांधी जी की। और ये स्टोरी जो है ना, इसमें गांधी जी के बारे में ज्यादा बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला, लेखक का परिचय गांधी जी से किसने करवाया था? तो लेखक के भाई ने, बलराज ने। महादेव देसाई कौन थे? देखिए यहाँ पे देखाई नहीं होगा, देसाई होगा। महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे, कई बार आप हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। फिर आप कई साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे, किससे कहा? लेखक ने गांधी जी से कहा। किसने? लेखक ने गांधी जी से कहा था। मिस्टर जॉन कौन थे? आपको यहाँ पे बताना होगा कि मिस्टर जॉन जो है वो कौन थे? मिस्टर जॉन रावलपिंडी शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। लेखक सेवाग्राम में कितने समय तक रहा? जो लेखक थे वो सेवाग्राम में कितना देर तक रहा? तो बताएंगे सर लगभग 3 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक? 3 सप्ताह तक। अभी जस्ट वेट कीजिए, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। और ब्लूप्रिंट के एग्जाम को ना थोड़ा सा भी आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। एकदम इतना सीरियस मोमेंट पे ले कि आपको जैसे लगे, जब भी आप घर से ब्लूप्रिंट का एग्जाम देने के लिए निकले तो आपको लगे कि हम फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फाइनल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से सोचिएगा तो एग्जाम देने में ना मजा कुछ और ही आएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि प्रार्थना सभा में लेखक ने किन लोगों को देखा? सभी आश्रम वासियों को तथा कस्तूरबा गांधी को, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, अगला प्रश्न है कि और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। बापू का आश्रम की प्रदक्षिणा कौन सा क्या करता था? तो एक जापानी भिक्षु, याद रखिएगा कौन था? एक जापानी भिक्षु की प्रदक्षिणा कब समाप्त होती है? प्रार्थना के समय समाप्त हो जाती है। प्रार्थना स्थल पर पहुंचने के पश्चात वह करता है। प्रार्थना स्थान पर पहुंचकर वह भिक्षु बड़े ही आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता है और एक तरफ बैठ जाता है। सभागार में लेखक की मुलाकात और किन किन लोगों से हुआ था? पृथ्वी सिंह आजाद, खान बहादुर गफ्फर खां और मीराबेन। चिल्लाने वाले लड़के की उम्र कितनी थी? तो 15 साल। लड़का क्या चिल्ला रहा था? बताएंगे मैं मर जाऊंगा बापू बुलाओ, मैं मर जाऊंगा बापू मुझे बुलाओ। अगला प्रश्न, गांधी जी ने क्या वस्त्र पहने हुए थे? तो गांधी जी ने नंगे तंग पर गांधी, तन मतलब बॉडी पे खादी की एक हल्की सी चादर ओढ़ी हुई थी, जिस तरह से गांधी अपने फोटो खिंचाए जैसे हम लोग नोट पे रखते हैं। लड़के से आश्रम वासी ने क्या कहा? बापू आ रहे हैं। गांधी जी ने लड़के के पेट पर हाथ फेरते हुए उसे क्या करने को कहा? बापूजी ने उसे उल्टी करने को कहा। ये आपका स्टोरी है, ठीक है। अब ये स्टोरी को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ना एक भी क्वेश्चन यहाँ से अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप नहीं छोड़ेंगे, ये मेरे यकीन है इस बात पे कि जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ मैं बताया हूँ उस लोग को कर लेना है। अब आते हैं सर अगला प्रश्न पे, सब्जेक्टिव में लेखक सेवाग्राम कब और क्यों पहुंचा था? मतलब क्यों
क्यों गया था। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है, भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में नई तालीम पत्रिका के सह संपादक थे। लेखक अवकाश के दिनों में उनके पास कुछ दिन बिताने के लिए आया था। वहां आकर जब उसने गांधी जी के विषय में जाना तो उसकी गांधी जी के समर्पण में कुछ भी दिन गुजरने की इच्छा हुई। इस कारण से वो सेवाग्राम चला गया था। अब सेवाग्राम क्यों चला गया था आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न अगर पूछा जाएगा, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट को तो है ही है, फाइनल एग्जाम में भी यही आएगा। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार था। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव बड़ा अच्छा रहा। क्या है, बड़ा ही अच्छा रहा। वह गांधी जी से मिलकर बातें करना चाहता था। उसे अपने भाई के साथ सुबह की सैर के साथ गांधी जी के संपर्क में आने और उनसे बात करने का अवसर मिलना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया था। लेखक ने सेवाग्राम में अनेक देशभक्त और राजनेताओं के आने का जिक्र किया था। सेवाग्राम में लोगों ने पृथ्वी, आज़ादी सिंह, मीरा, बेन खान अब्दुल गफ्फर खां, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जैसे लब्ध प्रतिष्ठित लोगों के आने का जिक्र किया था। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, और मैंने अभी जस्ट 3 क्वेश्चन वहां से बताया हूँ जहाँ पे कोई वापसी नहीं। तो देखिए तीनों को आप लोगों को ना अच्छी तरह से कर लेना है, और इससे बाहर आपके फाइनल एग्जाम में हो या तो ब्लूप्रिंट का हो, बाहर नहीं पूछी जाएगी। बस आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और इससे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके ब्लूप्रिंट में डायरेक्टली छपने की संभावना बनती है। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे।